कुछ कुछ फैलेसीज पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। फैलेसी है इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो जैसे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट जो हमने क्लास में नहीं पढ़ी है, आज मैं वो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। फैलेसी ऑफ लोडेड क्वेश्चन है ना, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो वो तो फटाफट से आंसर देना है आप लोगों ने। हिंदी में भी साथ में है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो पोल भी 15 सेकंड के लिए ही मिलेगा। मैं टू द पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए इसमें ऐसा होता है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इक्वल टू एविडेंस ऑफ एब्सेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इग्नोरेंस में क्या करते हैं, ये जो अपील टू इग्नोरेंस होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज का प्रूफ, मतलब किसी चीज को आप सच साबित नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो झूठ है, या किसी चीज को आप झूठ साबित नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब सच है। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पर आप चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे भगवान है, कोई आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि भगवान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, भगवान है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। ये आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इस बार फैलेसी से पूछे गए हैं, तो बी श्योर कि आप फैलेसी इसको पढ़िए। और अगर इग्नोरेशियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इनके जो लैटिन से नाम है ना, वो भी आप लोगों ने जरूर से पढ़ लेने। अब फिर से ये आ गया, देखो ये भी फैलेसी का ही क्वेश्चन है। जो एडवर्टाइजिंग में टेस्टिमोनियल्स आते हैं वो कौन सी फैलेसी की वजह से आते हैं, मतलब उसको हम कौन सी फैलेसी में कर सकते हैं। कैमरे का कमाल है बेटा, कैमरे का और लाइटिंग का कमाल है, और कुछ नहीं है। चलो एड पॉपुलम, अरे भाई अखबार में एडवर्टाइजिंग दी हुई है और उस एडवर्टाइजिंग पे किसी ने अपनी टेस्टिमनी दी हुई है कि ऐसा ही करना चाहिए, तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, आर्गुमेंटम एड वर्निकंडियम, मतलब अथॉरिटी, लोग अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों का, ये है ना जो इसको एड होमिनम बोला जाता है, एड होमिनम, है ना। जैसे आता है ना जुबान केसरी, उसकी एड आती है, तो वो वाला, तो वो ये भेड़चाल होता है। अगर भेड़चाल की, अभी यहां पर भेड़चाल की बात थोड़ी हो रही है, यहां पर तो न्यूज में आप लोगों को क्या कर दिया, एक वो दे दी, मतलब एक एड दे दी, और उस एड पे आप लोग भरोसा कर रहे हो। अब उस एड पे आप भरोसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो किसी अथॉरिटेटिव पर्सन के द्वारा दी गई है ना। वो आपको लगता है कि आपके किसी अथॉरिटेटिव पर्सन के द्वारा दी गई है ना। एड आती है ना, टीवी पे, सॉरी टीवी पे या न्यूज में, या आप एडवर्टाइजिंग बोल सकते हो, चाहे आप टीवी की ऐड करो, चाहे आप न्यूज़पेपर की ऐड देखो, कुछ भी, है ना, आता है। तो ये इसमें हम इसको बोलते हैं आर्गुमेंटम एड वर्केंडियम, तो ये हमारा सही आंसर था, ठीक है। इफ जार इज टेम्परेरी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स लोकस, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जार ऑन द फ्लोर इज, कितना आसान क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग से थोड़े इजी और डिफिकल्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अनुमान की टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखिएगा हमेशा, अनुमान की टाइप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो इसको भी लोग अनुमान लगा रहे हैं, कैन यू इमेजिन। अरे भाई वो सीधी सीधी तो बात आप लोगों को बता रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जार, किसी चीज के ना होने से जब आप लोगों को नॉलेज मिलती है,
किसी चीज के ना होने से जब आप लोगों को नॉलेज मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज के ना होने से, नॉन कॉग्निशन की वजह से जब आप लोगों को नॉलेज मिलती है। इन्फर का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। मतलब बेस्ड नॉलेज, एक नॉलेज जो किसी दूसरी नॉलेज पे बेस्ड होती है, बेस्ड नॉलेज बोल सकते हो। अर्थापत्ति का मतलब होता है इंप्लीकेशंस, सिचुएशन बेस्ड। इंप्लीकेशन मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप कुछ कंक्लूड कर लेते हो, आप कुछ अजम्पशन बना लेते हो, आप कुछ अज्यूम कर लेते हो। व्हाट यू डू, आप कुछ अजम्पशंस बना लेते हो। अजम्पशंस बना लेने का मतलब क्या हुआ कि आप ये मान लेते हो कि ऐसा ही हुआ होगा। और उपमान का मतलब होता है कंपेयर करना। ठीक है, उपमान किसके साथ रिलेट आता है? कंपैरिजन। उपमान किसके साथ रिलेट करता है? उपमान रिलेट करता है बेटा कंपैरिजन के साथ, कि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन होता है हमेशा वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि वाइस वर्सा मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा भी होगा। मतलब ए अगर बी है तो बी ए बी है, दोनों साइड की तरफ चलता है। ऐसा नहीं है कि एक साइड की तरफ ही अनुमान लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, सेल्फ नो ऑब्जेक्ट्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ इंद्रियास एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंद्रियास। ये इस बार के क्वेश्चन है सारे 2021 के। ये 2021 वाले क्वेश्चन है, इस बार आए थे जो आपको। तो ये सिंपल है, इंद्रिया से ही आप लॉजिक लगा सकते हो। यस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, लेकिन अगर इसमें परसेप्शन भी लिखा होता तो वो परसेप्शन को आप पहले प्रेफरेंस देते एज कंपेयर टू अनुमान। ठीक है, क्योंकि परसेप्शन में आप अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हो। नो डाउट इन चारों में से अगर देखा जाए तो चारों के हिसाब से अनुमान ही होना चाहिए था, चारों के हिसाब से अनुमान ही होना चाहिए था। लेकिन अगर यहां पर प्रत्यक्ष होता, अगर यहां पर प्रत्यक्ष लिखा हुआ होता तो उस केस में आप इसका आंसर अनुमान ना लगा के क्या लगाते? प्रत्यक्ष लगाते। उस केस में आप क्या आंसर लगाते? प्रत्यक्ष आंसर लगाते। और क्योंकि उसमें भी आप लोगों को पता है आपकी इंद्रियां, जो पांच ज्ञान इंद्रियां जिसकी हम बात करते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर इसके हिसाब से आंसर हमारा अनुमान ही होगा। इसके हिसाब से तो आंसर हमारा अनुमान ही बनता है। अगला, ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ाना है। ठीक है, अभी इसको मैं 15 मिनट लगाऊंगा। एरिक्सन की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी है, 8 स्टेजेस हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी मतलब इस थ्योरी को, जैसे इस बार पियाजे की थ्योरी को काफी फोकस किया गया ना, उसी तरीके से एरिक्सन की थ्योरी को भी काफी फोकस किया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं, अभी इस थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे और याद कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम इसको याद कर लेंगे। नहीं नहीं, एलआर का टॉपिक नहीं है ये उसका है ये, टीचिंग का टॉपिक है ये। यहां पढ़ लो, बुनियाद विकास बनाम बुनियाद अविश्वास, पहल बनाम अपराध। अरे साइकोलॉजी मतलब चाइल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही कवर होता है ये। प्लस में पढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है हिंदी में से रहने दो, इंग्लिश पढ़ लो यार। देखो अब इसमें ना आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझने की कोशिश करना। देखो,
चलो मैं यहां पे पढ़ाता हूं। ये इस तरीके से है। टोटल कितनी स्टेजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 स्टेजेस हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये सब कुछ ही याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेज है तो वो होती है 1.5 साल की उम्र तक। 1.5 साल तक बच्चा इन्फेंट होता है। वहां पर उसको ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात आती है। मतलब हुआ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी फैमिली पे भरोसा करता है, वो दूसरों पे भरोसा नहीं करता। जैसे समझ रहे हो ना, वो एक प्रॉक्सिमिटी होती है। किसी दूसरे के अगर उसको गोद में भेज दिया जाए तो बच्चा रोने लगता है, ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट है, इससे इसकी शुरुआत होती है। तो पहले एक 1.5 साल तक की जो एज होती है वो बच्चे की कौन सी एज होती है? इन्फेंसी एज होती है, जिसमें कंफ्लिक्ट होता है। वो समझ नहीं पाता है कि किस पे मैं भरोसा करूं और किस पे मैं भरोसा ना करूं, किस पे भरोसा करूं और किस पे भरोसा ना करूं। तो यहां पर आउटकम क्या निकलता है? होप। और इंपॉर्टेंट इवेंट इस टाइम पे बच्चे को फीड किया जाता है, ठीक है, मतलब दूध पिलाया जाता है, स्टार्टिंग वाली फेज है। देन उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड। कौन सा आता है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो आप लोगों का टॉडलर हो जाता है, ठीक है, इसको आप टॉडलर बोल सकते हो। अर्ली चाइल्डहुड, टॉडलर जो 2 से 3 साल का बच्चा होता है। अब यहां पर जो 2 से 3 साल का बच्चा होता है वो ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट। तो जब बच्चे को ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात हुई, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बाद अब ये मान के चलो कि ट्रस्ट हुआ और मिसट्रस्ट हुआ, उसके बाद बच्चों को अथॉरिटी सॉरी ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 से 3 साल के बच्चे, वो एक तरीके से जिद्दी हो जाते हैं। जो टॉडलर होते हैं ना, 2 से 3 साल के छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। क्या करते हैं? वो अपने हिसाब से चीजें, ईगो सेंट्रिक, जैसे बोलते हैं ईगो सेंट्रिक वाली अप्रोच में आ जाते हैं 2 से 3 साल के बच्चे। वो अपने आप से चीजों को करना चाहते हैं, अपनी चीजें दूसरों को नहीं देते, है ना। अपनी चीजें दूसरों को नहीं देते हैं, अपने खिलौने दूसरों को नहीं देते हैं। यहां पर उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि वो खुद से ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर पाए। और यहां पर आउटकम क्या निकलता है? विल, इच्छा, अपनी इच्छा के हिसाब से, ठीक है जी। देन आता है प्री स्कूल, जहां पर हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। 3 से लेके 5 साल का बच्चा है, स्कूल जाएगा। और स्कूल जाएगा तो वहां पर स्कूल में जाके वो क्या करेगा? वो इनिशिएटिव लेना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? इनिशिएटिव लेना शुरू करेगा। और इनिशिएटिव के साथ साथ उसको गिल्ट भी फील होगा। समझ रहे हो ना, मतलब कंफ्यूज होगा कि हाँ भाई इनिशिएटिव लूं या उसके लिए कहीं मुझे गिल्टी ना फील हो। यहां पर वो एक्सप्लोर करने पे ज्यादा फोकस करेगा। और यहां पर उसका आउटकम क्या निकलता है? पर्पस निकलता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये कंफ्लिक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, बच्चा इन दोनों सिचुएशन में फंसा हुआ है कि मैं ये करूं या मैं ये करूं। वो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज है, ट्रस्ट है या मिसट्रस्ट है, फिर ऑटोनॉमी है या फिर शेम है, फिर इनिशिएटिव है। और फिर जब बच्चा स्कूल में चला जाता है, स्कूल में चला जाता है तो वहां पर जाके उसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यहां पर आके उसको एक अच्छा बुरा, जैसे बोलते हैं ना कि उसको लगता है कि मैं अच्छा हूं या किसी से बुरा हूं, वो इस तरीके से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है। यहां पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। क्या करता है? यहां पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कहां पर जाके? स्कूल में जाके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इस स्टेज में जाके उसको इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी, कि मैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, क्योंकि उसके दोस्त मिल जाते हैं तो उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, ठीक है, कि कहीं मैं दूसरों से पीछे तो नहीं हूं, ठीक है, वो दूसरे बच्चों को देखते हैं। उसके बाद स्कूल के बाद बच्चा अडोलसेंट आ जाता है। अब अडोलसेंट देखो, अब यहां से चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ये टीन एज वाला स्टेज आ जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा हम अपने आइडेंटिटी को लेके और अपने रोल को लेके कंफ्यूज रहते हैं। जब टीन एज में होते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसकी होती है? आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना शुरू करते हो। और यहाँ पर फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिडिलिटी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिडिलिटी? ट्रस्ट की बात होती है, ट्रस्ट, फेथ, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रस्ट फेथ की बात की जा रही है। देन आता है यंग अडल्टहुड। तो जो बाकी, जब वहां पे 40 साल तक के बंदे को यंग अडल्टहुड बोला जाता है, जिसमें इंटीमेसी और आइसोलेशन, ठीक है। यहां पर फिर जैसे शादी हो जाती है, फैमिली हो जाती है, तो यहां पर इंटीमेसी और आइसोलेशन, कि अकेला रहना चाहता है, तो यहां पर रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और यहां पर लव आता है। जिस स्टेज में हम हैं यंग अडल्टहुड में, यहां पर इंटीमेसी और आइसोलेशन, ठीक है। कई बार आप बहुत अकेला फील करते हो, समझ रहे हो ना, हम एक सोशल सर्कल में रहना चाहते हैं, तो यहां पर इंटीमेसी और आइसोलेशन, ये एक सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद मिडिल अडल्टहुड,
40 से 65 तक जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन, आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो। और लास्ट में ईगो, इंटीजर और डिस्पेयर। ईगो वाला पॉइंट मेच्योरिटी में, क्योंकि फिर जैसे बोलते हैं ना कि जब बंदे की उम्र 60 साल 70 साल से ऊपर हो जाती है तो वो बच्चा बन जाता है। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट आप ईगो से याद रख सकते हो, ईगो, इंटीग्रिटी और डेस्पेयर, कि वो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। यहां पर उनको विजडम आ जाता है और वो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ करना शुरू कर देते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको फटाफट ये चीजें याद करवा दी हैं, आप अपने हिसाब से इसको पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, 4-5 पॉइंट तो आपको याद हो भी गए होंगे, लेकिन ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो इसमें से एक नहीं, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। दे आस्क यू मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस वजह से ये टॉपिक मैंने यहां पर ऐड किया है और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। इंटीमेसी, सॉरी, सबसे पहले इन्फेंट होता है बच्चा 18 महीने तक, और साथ में क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात होती है। ठीक है, तो ये अब यहां पर आओ, अब यहां पर हम मिलाने की कोशिश करें। देखो मैंने आपको अभी बताया ईगो कहां पे आएगी, ईगो आपकी कौन सी स्टेज में आ जाएगी, ईगो आ जाएगी लेट अडल्टहुड, जब बंदा गंगा नहाने की तैयारी करता है। ठीक है, वो लेट अडल्टहुड होता है, समझ रहे हो ना। ये देखो अगर आप यहां पे आते हो ना, तो ये मतलब मेच्योरिटी ही लेट अडल्टहुड हो गया। यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और मेच्योरिटी। मेच्योरिटी को ही आप लेट अडल्टहुड बोल सकते हो। मतलब अडल्टहुड की 3 स्टेजेस होगी, 19 से 40, 40 से 65 और 65 से गंगा नहाना। बस इतना आप लोग यहां पे याद रख सकते हो। तो ये यहां पे मैच कर दिया आप लोगों ने। अब देखो बेसिक ट्रस्ट और बेसिक मिसट्रस्ट जन्म से लेके 12 से लेके 18 महीने तक रहता है। इनिशिएटिव और गिल्ट, इनिशिएटिव कब बोला था, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। इनिशिएटिव जब बच्चा स्कूल में जाने की शुरुआत करता है। और इंटीमेसी और आइसोलेशन जो जिस स्टेज में अभी हम हैं 19 से 40। देखो कितने अच्छे से याद हो गया और आइडेंटिफाई करना भी आ गया। अब आपको सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम भी पूछा जा सकता है। मतलब इस टॉपिक को आप लोगों ने रट के जाना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, आप ये मान के चलो। हाँ अभी आज ही कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में मैं इसको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आज ही, जैसे ये क्लास खत्म होगी आज ही दोबारा इसकी आपको वीडियो भी मिलेगी। ठीक है जी, तो वहां पे भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, पहले आप इसको एक बार याद कर लो। ठीक है जी, जैसे ये देखो पूरा डिटेल में यहां पर आपके डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं टास्क के, अगर आप पढ़ना चाहते हो। इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल, एलिमेंट्री, अडोलसेंस, यंग अडल्टहुड, मिड अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड। ठीक है जी, तो ये वाला इतना चीज याद रखनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब आपको एक तो ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेज कैसी है, कौन सी स्टेज के अंदर क्या चीज आती है बस, और कौन सी स्टेज कितने उम्र तक होती है, बस ये याद रख। इसमें तो आधे तो यार याद करने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट है वो 18 महीने तक रहता है, और जो लेट अडल्टहुड है वो गंगा नहाने चले जाते हैं। यंग अडल्टहुड में हम आ जाते हैं, हमारी जो फैमिली, हमारे मम्मी पापा आ गए हैं, वो मिडिल अडल्टहुड में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक था जो आप लोगों को याद होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अरे बोलो ना, समझ आ गया, बोलो। शर्मा काहे को रहे हो, ससुराल में आए हो। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है, मूड एंड फिगर। चलो ये फ्री के नंबर हैं, ये है ना जो फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। देखो मूड का मतलब पता क्या होता है, मूड में आप लोगों ने क्वांटिफायर चेक करना होता है। यहां पर नो है, नो का मतलब क्या होता है, ई होता है। ऑल का मतलब ए होता है, और नो का मतलब ई होता है। मतलब इसका मूड है वो ई ए ई मूड होगा। तो मूड तो हर जगह पे सेम ही आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, फिगर की प्रॉब्लम होगी। अब फिगर मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कैसे याद रखते हैं, 1 2 3 और 4। आपने मिडल टर्म देखनी होती है, इसके हिसाब से कहां पे आ रही है।
ये आ रही है मिडिल टर्म इस साइड को, मतलब ये वाला आ रहा है ना, तो ये EAE1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहां पे मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए दिया भी हुआ है। तो ये देखो, ये मिडल फिगर अगर इस तरीके से आ रही है तो मतलब मिडल टर्म है, अगर इस साइड पे इस तरीके से आएगी तो फिगर 1 होगी, अगर राइट साइड पे आएगी तो फिगर 2 होगी, लेफ्ट साइड पे होगी तो फिगर 3 होगी। ये वाली एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब पहली और चौथी ऑपोजिट है और दूसरी और तीसरी ऑपोजिट है। हाँ, मिडल फिगर को, मिडल जो मिडल टर्म्स को तो प्रीमाइस में ही देखेंगे ना, क्योंकि वो कंक्लूजन में तो आती नहीं है। कंक्लूजन में तो देखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि मिडल फिगर की बात, सॉरी मिडल टर्म की बात हो रही है, तो मिडल टर्म तो कंक्लूजन में आती ही नहीं है। बस मिडल टर्म देखना है आपने, अगर ऐसे आ रही है तो 1 हो गया, इस साइड को राइट साइड को आ रही है तो 2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ रही है तो 3 हो जाएगा, और अगर इस साइड पे होती है तो 4 हो जाएगा, बात खत्म। अरे यार दिख नहीं रहा तो मैं, ये देखो ना, यहां पे आ रही है और यहां पे आ रही है, ये देखो, ये इस साइड पे और इस साइड पे, तो ऐसे होता है ना। ये देखो, यहां पे है और यहां पे है, ऐसे। टॉपिक पढ़ाया हुआ है यार, मैं अब इस पे और ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। मिडिल टर्म से आप लोगों ने इसको याद करना है। सम वुमेन आर राइटर इज ट्रू, अब ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का टॉपिक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का टॉपिक है। उसने बोला सम वाला ट्रू है, तो इसमें से बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत होगा। चलिए आंसर दीजिए। तो देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें आप उसी तरीके से क्या कर सकते थे, ऐसे आर्ग ओ बना सकते थे, AEI और O। उसने बोला सम, सम ये है, ये ट्रू है। अगर सम ट्रू है तो ऑल वाला फॉल्स होगा, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ट्रू ऊपर नहीं जा सकता। ऑल वुमेन आर राइट, फॉल्स, ट्रू, कुछ कहा नहीं जा सकता। नो वुमेन आर फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा, तो सी आना जरूरी था, बी आ नहीं सकता, तो सी और डी। सम वुमेन आर नॉट, सम नॉट है ये, आप अगर ये ट्रू हुआ तो इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है जी, ये सिंपल। अब ये बहुत बार पढ़ाए हुए टॉपिक है, बहुत बार पढ़ाए हुए टॉपिक है, तो सिंपल था। ये फ्री के 2 नंबर है, अगर आप ये 2 नंबर भी नहीं लेके जा रहे हो तो इसका मतलब आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो हो सकते हैं ना, लेकिन अनडिटरमाइंड का मतलब है कि हो, डेफिनेटली ट्रू नहीं होता ना, इस वजह से अनडिटरमाइंड माना गया उसे। ये एक टेबल होता है, वैसे किसी काम का नहीं है। किसी को पढ़ना हुआ तो पढ़ के दिमाग लगा सकते हो, मेरा तो लगा नहीं ना, मैंने ज्यादा टाइम दिया इस पे। ये एक नया टॉपिक आया आपका, ये भी मुझे आपको पढ़ाना है, कॉग्निटिव लोड की थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लोड। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लोड, ये आप लोगों का अभी हम पढ़ेंगे। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये नहीं आती होगी, कुछ को क्या, हिंदी में देख लो यार, हिंदी देखना चाहते हो तो। इतनी सारी फोटोज क्या करूं मैं, नहीं आता, चलो कोई नहीं।
ट्राई करके देखो, अगर नहीं आता तो अभी हम पढ़ लेंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूं, ए, सी और ई, इंट्रिंसिक, एक्सट्रानॉस और जर्मेन। अब इनका मीनिंग क्या है, ये आपको मैथ्स का कॉलम में आ सकता है। बेसिकली ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये 1980 के आसपास जॉन स्वेलर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपसे ये पूछ ले कि ये किसके द्वारा दी गई थी। तो इंट्रिंसिक लोड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो न्यू इन्फॉर्मेशन को लेके आपके अंदर क्या रहता है? कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। और जो एक्स्ट्रानॉस लोड है, अननेसेसरी और डिस्ट्रैक्टेड। एक्स्ट्रानॉस का मतलब आपको पता है, जो एक्स्ट्रा मतलब आपका दिमाग किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, वो हो जाएगा। और जर्मेन का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है पुरानी और नई इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट करना। ठीक है जी। अब ये आपको मैथ्स का कॉलम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता? पुरानी और नई इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट करने को जर्मेन बोल दिया जाता है। तो इंट्रिंसिक जो आप नई इंफॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक्स्ट्रानॉस जो अननेसेसरी और डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, और नई और पुरानी इंफॉर्मेशन को जोड़ने को आप जर्मेन लोड बोल देते हो। ठीक है, याद रहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉग्निटिव लोड थ्योरी। दिस इज व्हाट वी कॉल इट कॉग्निटिव लोड थ्योरी। ठीक है जी। चलो आगे का क्वेश्चन फिर से फैलेसी पे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हिंट था ना क्या? एड होमिनम का मतलब होता है अटैक द पर्सन, है ना? किसी पर्सन को अटैक करना। एड होमिनम का मतलब होता है किसी पर्सन पे अटैक करना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज विच द फॉलोइंग इज फैलेसी दैट परटेन्स टू द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन्स बिलीफ एंड हिज सर्कमस्टांसेस। तो एक पर्सनल अटैक की बात की जा रही है, बिलीफ सिस्टम पे। सेल्फ मतलब उसका बिलीफ सिस्टम किस तरीके से, जैसे मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी ना करेक्टर वाली, वो क्या था नाम, उस लेडी का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? किम कार्दशियन। कि वो ऐड कर रही है किसी ब्यूटी क्रीम की और लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई तू खुद तो सांवली है, तो तेरी क्रीम लगा के हम गोरे कहां से होंगे। ठीक है जी। तो ये अब फिर से वही स्केयर ऑफ अपोजिशन क्वेश्चन। अब देखो ये भी इजी था। देखो ए, ई, आई और ओ, सम नॉट की बात हो रही है। ये वाला फॉल्स है। अगर ये वाला फॉल्स है तो ये फॉल्स, ऊपर वाला भी फॉल्स हो जाएगा, नो भी फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स है तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो सम मेंबर्स आर वोट इज ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू नीचे की तरफ आ जाएगा, तो सम वाला ट्रू हो जाएगा। ये गलत हो गया। ठीक है, ए को रिमूव कर दो और बी को सिलेक्ट कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपका बी और सी।
ठीक है। अब ये अब ना ये क्वेश्चन भी अगर आप गलत करोगे, अगर आप ये क्वेश्चन भी गलत करोगे ना, तो इसका मतलब आपको फिर तो आप फेल होने के लिए जा रहे हो। मतलब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर आप एक ये वाला क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे ना, तो फिर दिक्कत है। हिंदी में कैसे करें फैलेसी? देखो फैलेसी बेटा टॉपिक ही इंग्लिश का है। अरे ये टॉपिक पढ़ाया तो हुआ है यार, अब पढ़ा ही नहीं हुआ आपने, मैं क्या कर सकता हूँ? पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़िए तो बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले अभी समझाया, अब ये बन जाना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में सही होना चाहिए। देखो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने ये देखा ये यहां पे है और ये यहां पे है। ये वाली कौन सी फिगर है? ए ई आई और ओ, ये वाली 4 नंबर। ऑल नो नो, ए ई ई, फिगर नंबर 4। अब देखो कितनी जल्दी बना क्वेश्चन। फ्री के नंबर, फ्री के, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड्स में क्वेश्चन, मतलब बाकी आपका टाइम बचता है, समझ रहे हो ना? आपका इसमें टाइम सेव होता है, बाकी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल जाता है जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को जल्दी बना देते हो। चलो रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्टिंग में सबसे पहले यही क्वेश्चन पढ़ा था। अब गलत हुआ तो मुर्गा बना देना सर। अरे मैं क्या ही मुर्गा बनाऊं, जो इसको गलत करेगा वो पहले ही गधा है। है ना? जो इसको गलत करेगा वो तो पहले ही गधा है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? अब देखो 12% लोगों को नहीं पता, लेकिन जबकि स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन यही था। 90% भी आंसर नहीं आया, फिर बोलते हैं सर 100 में से 6 ही पास होते हैं। तो तुम अपने लक्षणों की वजह से ही तो फेल होते हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो। सारी उम्र ऐसे गधे की तरह बोझ उठाते रहोगे, कभी गधे से घोड़ा नहीं बनोगे। सर लड़कियां भी हैं, अब एक लड़की बोलिए सर, लड़कियां भी हैं, तो आप खुद ही जेंडर कन्वर्जन कर लो, मैं क्या बोलूं? देखो यार अभी स्टार्टिंग में तो बताया था कि इंद्रियास, इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन की बात की गई थी। सेंस ऑर्गन के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था, आते ही पहला ही क्वेश्चन ऐसा था, याद है? सबसे पहला क्वेश्चन था। और जब भी मैंने ये भी बोला था कि अगर यहां पर अनुमान की जगह पर प्रत्यक्ष होता, तो हम प्रत्यक्ष को या परसेप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम किसको सिलेक्ट करेंगे? हम परसेप्शन को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है हमारा? अनुमान, अनुमान प्रमाणा। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन, कौन सी नॉलेज, अच्छा पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया, क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। अरे बारिश बहुत हो रही है यार, क्या करें अब। नॉट डिराइव्ड थ्रू लिखा हुआ है ना, नॉट डिराइव्ड थ्रू, आपको ये मैंने बताया था कि जो परसेप्शन होता है, जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन में क्या होता है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, जो परसेप्शन है दैट इज बेसिकली डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां से आप लोगों को डायरेक्ट नॉलेज मिलती है सेंस ऑर्गन से। किसी मतलब आपने कोई चीज देखी, मतलब कोई चीज आपकी आंखों के सामने है, अब ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई और एलिमेंट आएगा फिर आपको उसकी नॉलेज मिलेगी, नहीं ना, सीधा सीधा आपको नजर आ जाएगा, है ना, इस वजह से तो चश्मा आएगा। अब जिनको लगा हुआ उनका आएगा, जिनको नहीं लगा हुआ उनका थोड़ी आएगा। अब तुम्हारी बात मानने के लिए चश्मा लगा ले हम, बताओ। हाँ बहुत देर लगा के देख लिया, अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से उतरवा दिया। चलो, अब ये इस तरीके के क्वेश्चन में ना मैंने आपको तरीका सिखाया था कि हमेशा ऑप्शन से चलते हैं, कैसे चलते हैं, हमेशा ऑप्शंस के थ्रू बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर ही नहीं लगा हुआ क्वेश्चन में यार, अच्छा लगा हुआ है, दिख गया मेरे को। ये हर कोई आके सर आप गोरे लग रहे हो, गोरे लग रहे हो, भाई मैं ऐसा हूं, तुम्हें क्यों लग रहा है आज, पहले तुमने कभी ध्यान से ही नहीं देखा, पहले तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। अब देखो, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कौन सी होती थी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कौन सी थी, याद है किसी को, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी यूयूपी वाली होती थी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सारी यूनिवर्सल है तो ये तो नहीं आएगी। फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, चार टर्म्स भी नहीं आएगी। एक्सक्लूसिव प्रमाइस दोनों नेगेटिव होते हैं तो नहीं आएगी, बस ये आएगी। मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कैट एनिमल यहां पर और एनिमल यहां पे, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई,
है ना, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि आपकी जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आज मैंने पानी को देख लिया ना, इस वजह से नहाया नहीं हूं, बस मैंने पानी को बस ऐसे देखा, मुझे लगता है इस वजह से गोरा गोरा लग रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा पानी है ना बाहर, बारिश हो रही है सुबह 5:30 बजे से, तो बस उसी का असर है। सर आप कहाँ रहते हो? घर पे रहता हूँ यार। अब ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अब देखो, पेन कहाँ गया? ये पड़ा है। अरे भाई नहीं हुई शादी यार, क्या है तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना तुम्हें? नहीं हुई शादी, बस माथे पे लिख के लगा दूं कि नहीं हुई शादी। देखो ये ना, ये मैं एक्सीडेंटल कंपोजिशन कन्वर्स और डिवीजन, ये मैं आपको सारी पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद आप फिर आगे देखिएगा। अब बकवास बंद। देखो, एक होती है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, अज्यूमिंग दैट होल हैज द सेम सिंप्लिसिटी एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। कंपोजिशन का मतलब होता है आप कंपोज करते हो ना, जैसे एक छोटा पार्ट है या बड़ा पार्ट है, तो उसमें आप क्या मानते हो? दैट होल हैज द सेम सिंप्लिसिटी एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, की मतलब अगर एक चीज को आप तोड़ दो तो उसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, अगर वो उन छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे हैं वैसा ही उसका मेन कंसेप्ट होगा। जैसे देखो, a car makes less pollution than a bus, therefore cars are less pollution problem than buses। आप बड़ी चीज के फीचर्स या छोटी चीज के फीचर्स को बड़ी चीज के साथ रिलेट कर रहे हो, या एटम्स आर कलरलेस, कैट्स आर मेड ऑफ आइटम्स, सो कैट्स आर कलरलेस। समझ रहे हो ना कि उसका जो पार्ट है, अगर उस पार्ट के अंदर जो मतलब सैंपल और पॉपुलेशन के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। यू कैन रिलेट इट विद द पॉपुलेशन एंड इट्स सैंपल। एक पॉपुलेशन हो गया और उसका एक सैंपल हो गया। तो जैसे बोल दिया कि जो कार है भाई वो बस से कम पोल्यूशन फैलाती है, इसका मतलब जो कार का कार आर लेस ऑफ अ पोल्यूशन प्रॉब्लम देन बस। तो होल और पार्ट को आपस में क्या किया जा रहा है? एक तरीके से रिलेट किया जा रहा है। होल और पार्ट की बात की जा रही है, जैसे एनालिसिस और सिंथेसिस की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन, कंपोज किया जा रहा है कंप्लीट को। और एक आता है डिवीजन, assuming that what is true of whole is true of each constituent। human beings are made of items and human beings are conscious, so items must be conscious। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। यहां पर आप क्या बोल रहे हो? होल इज ट्रू ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। डिवीजन मतलब होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। आप इस तरीके से मान के चलो, assuming that what is true of the whole is true of each constituent part। human beings are made of items and human beings are conscious, so items must be conscious। मतलब ये पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ और ये सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ, याद रहेगा। कंपोजिशन में आप ऐसा याद रखो, कंपोजिशन में आप क्या कर रहे हो? कंपोजिशन में आप सी देखो, सी सी और डी, तो सी में सबसे पहले सी पहले आता है, तो इसका मतलब सी में आप छोटी वैल्यू को लोगे।
या बड़ी वैल्यू को। डिवीजन का मतलब डिवाइड करो, तो होल से पार्ट और यहां पे पार्ट से होल, तो यहां से छोटी से बड़ी तक, सी से छोटी, छोटी चीज के फीचर है तो वही सारे बड़ी चीज में पाए जाएंगे, और जो बड़ी चीज के फीचर है वही छोटी चीज में पाए जाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बताओ। सिंपल। मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो, जब बात होगी कंपोजिशन की, कंपोजिशन एंड डिवीजन, अब डिवाइड किसको करोगे? होल टू पार्ट। डिवाइड तो बड़े को ही करोगे ना, होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, कि जो जो फीचर बड़ी चीज में पाए जाते हैं वही छोटी चीज में पाए जाएंगे। और उसी तरीके से कंपोजिशन में छोटे को बड़ा बनाया जा रहा है, जो फीचर्स पार्ट में हैं वही होल में होंगे। सिंपल। बात समझ में आ गई? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया, ये आपके फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और फैलेसी ऑफ डिवीजन है, जिसको आप लोगों ने याद रखना है। तो कंपोजिशन में छोटे से बड़े की तरफ और डिवीजन में बड़े से छोटे की तरफ। और एक आता है एक्सीडेंटल फैलेसी। एक्सीडेंटल फैलेसी कौन सी होती है बेटा? अप्लाइंग ए जनरल रूल टू सिचुएशन वेयर द रूल डज नॉट अप्लाई। आप किसी ऐसी जगह पर रूल को अप्लाई कर देते हो जहां पर वो अप्लाई हो नहीं सकता। बर्ड्स कैन फ्लाई, देयरफॉर एमस मस्ट बी एबल टू फ्लाई टू। मतलब आप एक्सीडेंटली, समझ रहे हो ना, एक्सीडेंटली एक जगह पर कुछ ऐसा अप्लाई कर देते हो जो एक्चुअली में हो नहीं रहा, बस आपने अपने हिसाब से कर दिया, एक्सीडेंटली हो जाता है। समझ रहे हो ना, जानबूझ के नहीं करते। आप समझ रहे हो ना, जैसे आपको लगता है कि यार अचानक से हो गया, क्या हुआ? अचानक से हो गया। अरे ये कंगारू सा होता है एक, आप लोग देखोगे, ये जानवर ही होता है, दिखने में पंछी जैसा होता है लेकिन उड़ता नहीं है, ये बड़ा वर्ड होता है, ठीक है, वो उड़ता नहीं है, ठीक है। तो आप एक्सीडेंटली क्या कर देते हो, एक जगह पर कुछ ऐसा अप्लाई कर देते हो जो वहां पर एक्चुअली में अप्लाई होता नहीं है। ठीक है, और देन आता है फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट। कन्वर्स एक्सीडेंट का मतलब है begins with a specific date that is unusual and derive a general rule from the case। कन्वर्स एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के ऑपोजिट। एक्सीडेंट में क्या था, आपने एक जनरल रूल को ऐसी सिचुएशन में लगा दिया जहां पर वो लगाया नहीं जा सकता था, और कन्वर्स एक्सीडेंट में आपने एक ऐसी सिचुएशन को पकड़ा जो एक्चुअली में ट्रू नहीं है और उससे आपने कोई रूल बना दिया। जैसे ही लाइक्स कैट एंड इज अ ग्रेट पिक्चर, देयरफॉर एवरीवन हु लाइक्स कैट इज अ ग्रेट पिक्चर। समझ रहे हो ना, बिगिंस विद अ स्पेसिफिक केस दैट इज अनयूजुअल। आप स्पेसिफिक से शुरू करते हो जो कि सही नहीं है, और उससे आप कोई जनरल रूल बनाने की कोशिश करते हो। तो ये क्या है? दिस इज ऑपोजिट ऑफ एक्सीडेंटल फैलेसी। ठीक है जी, इट इज ऑपोजिट ऑफ एक्सीडेंटल फैलेसी। मतलब ऐसा है यार, देखो, जो क्या बोलते थे, जो डिवीजन है, डिवीजन किसके ऑपोजिट है? डिवीजन किसके ऑपोजिट है? कंपोजिशन के। उसी तरीके से जो एक्सीडेंटल है वो किसके ऑपोजिट है? कन्वर्स एक्सीडेंट के। बस इतना ही तो है, चारों फैलेसी याद हो गई। ठीक है जी, चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग, दैट मैन इज एन अमेरिकन इंडियन, तब इंडिया मैन इज डिसअपियरिंग। तो अमेरिकन इंडियंस आर मतलब सारे अमेरिका के बारे में बात किया गया है, सारे अमेरिका के बारे में किया जा रहा है। तो होल से पार्ट की तरफ आ रहे हो ना आप, होल के फीचर आप पार्ट में ढूंढ रहे हो, होल के फीचर आप पार्ट में ढूंढ रहे हो, दैट मींस इट इज अ फैलेसी ऑफ डिवीजन। समझ रहे हो ना, यू आर गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आप ये मान के चल रहे हो कि वो सारे फीचर जो एक होल में है, जो एक बड़े कंसेप्ट में सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे उसके एलिमेंट्स में भी पाए जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल होल, दिस इज व्हाट वी कॉल फैलेसी ऑफ डिवीजन। क्लियर है? चलो, ये चार फैलेसी हैं, मे भी आप लोगों ने शायद पहली बार पढ़ी होंगी, रिकॉर्डिंग देख लेना यार अब, और मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सब पढ़ा दिया, इन चारों की फैलेसी आपको यहां पर भी पढ़ा दी।
तो आप अपना खुद से देख लीजिएगा। अब ये वाला टॉपिक तो मैंने आप लोगों को काफी बार पढ़ा है कि ये आएगा ही आएगा। क्या था, AYST, इसका सीक्वेंस पूछा गया था बहुत बार, मतलब एक बार नहीं काफी बार पूछा जाता है AYST। यार ये क्या आंखें दिखाने शुरू कर देते हो, ये कौन है? कोमल। यार क्वेश्चन में ऐसे क्यों कर देते हो, मेरे को बताओ। इतनी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे करके, इससे ज्यादा नहीं खुलती मेरी, लेकिन फिर भी काफी खुल जाती हैं। आपको पता है हमारी बॉडी का एक ही पार्ट है, मतलब एक्सटर्नल पार्ट्स की अगर बात करें, आंखें, जिसका कभी भी ग्रोथ नहीं होती। मतलब जब जितनी बड़ी आंखें आपकी पैदा होती है ना, उतनी ही जब तक मरोगे उतनी रहेंगी। आंखें बड़ी छोटी नहीं होती। वो अलग बात है कि उसके अंदर ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन उसका साइज जो पैदा होते हैं वही मरते टाइम भी होगा। मेरी तो छोटी हो गई, सारी रात फोन पे लगे हुए तो छोटी क्या बंदी हो जाएंगी। बेटा मैं नेचर की बात कर रहा हूं। तुम्हारे शब्द मेरे दिमाग में बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। फैमिली शो है असल में। शब्द बहुत आ रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। बस आप खुद ही फील कर लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। चलो, अब सुनो। The condition that there should be an absence of contradiction in relation to the object in order to the combination of words for the sentence significance is known as अकर्स, अकर्षा, तात्पर्य, सानिधि। सानिधि का मतलब डिस्टेंस होता है, अक्षरा का यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। तात्पर्य का मतलब कहने का, योग्यता का मतलब इट शुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, बताया था ना, सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। आप किसी को बोल दो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इस वजह मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये क्या था, ये क्या था? इसी को बोलते हैं योग्यता। इसी को क्या बोलते हैं, योग्यता। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, एक सेंस में वर्ड होने चाहिए। जाते जाते बोल दो दीदी वो देखो कैमरा लगा हुआ, आपके साथ मजाक हुआ। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट यू कॉल योग्यता। इसको क्या बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं। तो ये आप लोगों को AYST, AYST आप लोगों को याद रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन इज द कीवर्ड। एक ही मीनिंग, मतलब एक सेंस में आप उसको बोल सकते हो। ये अकर्स, ये ना, एक्चुअली ये अकर्षकसा नहीं है। ये क्या बोलते हैं इसको, ए से क्या था, ए से क्या था, आकांक्षा था। बेसिकली वो ना आकांक्षा था, आकांक्षा वर्ड था। आकांक्षा, योग्यता, सानिधि और तात्पर्य। हाँ वो वाला क्वेश्चन था। ये गलत लिख दिया, मतलब ये हो सकता है कुछ पता नहीं क्यों लिखा, मगर लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन मुझे पढ़ाना था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर मेरे को इतनी हिंदी, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर ने 3 शब्द लिखे हैं ना, जिस दिन मैं ये 3 शब्द लिख दिया ना अपने आप से, अगले दिन ही PhD हिंदी में एनरोल कर लूंगा मैं। क्या बता रहा हूं।
लोगों का दिल अटक जाता, आपकी वीडियो अटक रही है। आजकल इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है, ये दिल अटक गया है। यहाँ पे नेटवर्क की वजह से हमारा, चलो इंस्टाग्राम खोलो, ऐसा लगता है कि लोग फेमस होने के लिए क्या नहीं कर रहे यार। लाइक भाई, कभी कभी तो देख के ना इतना गुस्सा आता है ना कि अगर ये सामने होता ना तो इतना लगाते ना इसके कान के नीचे, हद से ज्यादा। अरे ऐसे फेमस को क्या बोलते हैं? फेमस होने और पॉपुलर होने में फर्क होता है। पॉपुलर मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो लोग आपको मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम फेमस हैं, हम पॉपुलर हैं, लेकिन हम अच्छे काम के लिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, लेकिन इतना तो है, एक नाम तो है ना। नाच गा के तो नहीं बनाया ना, कम से कम। और छोड़ दो यार, सिर्फ जो बच्चे एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उतने तो जानते हैं ना, वो तो जानते हैं ना कि एक एग्जिस्टेंस तो है ना, कि हाँ भाई कोई है। ये क्या होता है, मतलब ठुमके पे ठुमका लगाते रहो, 10 सेकंड की रील बना के, मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? अब देखो ना, ये पॉइंट क्या था, देखो बेटा। अ व्याप्ति बिटवीन टू टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड साम्य व्याप्ति, और द रिलेशन बिटवीन फायर एंड स्मोक इज अ साम्य व्याप्ति। साम्य व्याप्ति का मतलब होता है ना, साम्य व्याप्ति का मतलब होता है ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। मतलब नो वाला जो रिलेशन होता है ना, नो वाला। अब जैसे मैं बोलता हूं कि अगर ए बी है तो बी भी ए है, तो ये तो सेम हो गया, मतलब सेम रिलेशन है। अब आप एक बात दो, फायर है, धुएं से आप ये तो बोल सकते हो कि आग होगी, लेकिन आग से आप ये बोल सकते हो कि धुआं होगा ही होगा, ये तो कंफर्म नहीं है ना। पढ़ाया था ना आपने, धुआं देखा, तो धुएं को देख के आप ये बोल सकते हो कि वहां पे आग होगी। लेकिन अगर सिर्फ आपने आग देखी है तो आप ये तो कंफर्म नहीं कर सकते वहां पे धुआं होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो ये साम्य व्याप्ति की नहीं, ये असाम्य व्याप्ति की है। असाम्य व्यक्ति, ये पढ़ाया हुआ है। दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि रिलेशन वाइस वर्सा नहीं है भाई। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको इसकी एग्जांपल देती, सिस्टर और दूसरी सिस्टर, और इसकी एग्जांपल में आपको दिया हुआ है ब्रदर और सिस्टर। ये फर्क है। आपकी बहन, सपोज करो यू आर लड़की, सो यूर सिस्टर इज आल्सो अ लड़की, तो आप उसको क्या बोलोगे? मैं तेरी बहन, तू मेरी बहन। तो दोनों आपस में सिस्टर सिस्टर हो गई। लेकिन आप अगर सिस्टर हो और वो तुम्हारा ब्रदर है, तो वो आपका ब्रदर और आप उसकी सिस्टर हो। समझ रहे हो ना? मतलब बहुत टंग ट्विस्टर सा बन गया, लेकिन समझाने का मतलब यही है कि भाई साम व्यक्ति का मतलब होता है सेम रिलेशन, बहन बहन, भाई भाई। असाम्य व्यक्ति का मतलब एक साइड को तो रिलेशन अलग है, दूसरी साइड को रिलेशन अलग है। ठीक है जी? दिमाग में घुसी बात? बताओ, समझ गए ना? समझ गए? हाँ। एक लड़का ना रोज स्कूल में लेट आता था, हर रोज लेट आता था। एक दिन ना टीचर को बहुत गुस्सा आया, वो आधा घंटा लेट आया। तो टीचर उसे बोला, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? हर रोज लेट आता है, जिसकी वजह से क्लास लेट हो जाती है हमारी। तो बोला, मास्टर जी आप मेरा वेट मत किया करो, क्लास शुरू कर लिया करो। आप क्यों मेरा वेट करते हो? शुरू कर लिया करो ना आप अपनी क्लास, इतनी भी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, हैव यू स्टॉप स्टीलिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स? ये आपके लिए पूछ रहा हूं। अच्छा, क्या बेटा आपने अपने मम्मी पापा से पैसे से चोरी करने बंद कर दिए? अब हां बोलो या ना बोलो। बेटा फंसोगे तो तुम ही, फंसोगे तो तुम ही।
आंसर ही बता दिया मैंने तो आपको। फिर भी आधे लोगों को समझ नहीं आया। यस, जब आपके सामने एक ऐसी अजम्पशन दे दी जाए जिसका आंसर ना तो यस में सही होता है और ना ही नो में सही होता है, बैगिंग द क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है? प्रश्नों को माग, ये क्या लिखा हुआ है उसके बाद? गुर्दे। समझ नहीं आ रहा कुछ? तो इस तरीके के जो इस तरीके का फैलेसी होती है उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब देखो ये यहां पे लिखा हुआ है, सो यू आर गोइंग टू वोट टू फॉर द इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट, अ क्वेश्चन कंटेनिंग एन इम्प्लिसिट अजम्पशन दैट इज अनवेरिफाइड और कंट्रोवर्शियल। मतलब आपके सामने क्वेश्चन एक ऐसा आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जो कंट्रोवर्शियल होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि आपके पेरेंट्स को पता है कि आप पागल हो, तो बताइए, हाँ और ना में जवाब देना है कि आपके पेरेंट्स को पता है कि आप पागल हो, तो अब दोनों जगह से फंस गए हो, है ना? जैसे वो एक लड़की थी ना, उसकी सहेली की शादी हुई तो वो अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई, तो उसका पति था। अब उसको पता नहीं था कि ये उसकी सहेली है। वो बोला बताइए, बोली मैं ना अपनी सहेली से मिलने आई हूँ। बोली कौन सहेली? बोली वो आरती। बोली आरती? बोली हाँ वही जिनसे आपकी शादी हुई है। बंदे के पैरों से जमीन निकल गई। बंदा बोला भाई मेरे को किसी ने बताया नहीं वो जिन है। उसने कहा जिनसे तुम्हारी शादी हुई है। वो तो घबरा गया, बोला यार जो जिन है मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इस तरीके के ऑप्शन को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोल देते हैं जब क्वेश्चन ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वेश्चन ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी निकालो आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, निमोनिक से ही बन जाएगा, निमोनिक से ही बन जाएगा। प्रोबेबल आर्ग्यूमेंट, इम्प्रोबेबल, ये जो एक और दो वाले हैं ना, ये जो एक और दो वाले हैं ना, सिंपल क्वेश्चन था। डिस्क्राइब अ वैलिड, वैलिड भी है और साथ में ऑल प्रीमाइसेस और कंक्लूजन ट्रू भी है, तो कौन सा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा? साउंड आर्ग्यूमेंट। वैलिड भी है और ट्रू भी है तो उस आर्ग्यूमेंट को क्या बोला जाएगा? साउंड आर्ग्यूमेंट। देवी को साउंड पसंद है। ध्वनि धन तर्क, डैश तर्क, पढ़ लेना। क्लियर है जी? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब ये वाले क्वेश्चन भी अगर आप गलत करके आओगे तो फिर तो बेटा बहुत तकलीफ होने वाली है आपको। फिर तो जेठालाल भी नहीं बचा सकता आप लोगों को। सीरियसली बोल रहा हूं यार, 4 दिन के बाद पेपर और आज तुम्हारी ये हालत हो रखी है। एग्जाम होगा, डटे रहिए, एग्जाम होगा। अगले जन्म में क्यों ना हो, 2035 में क्यों ना हो, एग्जाम होगा। हम आपके साथ हैं। बस सांस चलनी चाहिए आप लोगों की, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस सांस लेते रहो बेटा, सांस लेते, सांस नहीं बंद करनी, ना 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 ना, सांस लेते रहो, लंबी लंबी गहरी गहरी।
सर मजे ले रहे हो? अरे भाई साहब, मैं इतना शरीफ बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे मजे कहाँ से लूंगा यार? ऐसी बात मत बोलो यार, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है यार। टू सब कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन कैन नॉट बी बोथ फॉल्स, नीचे वाली। और टू सब कॉन्ट्रेरी मस्ट बोथ बी ट्रू, ये गलत है। कैन भी होता है, तो ये दूसरी इनकोरेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। कैन और मस्ट में फर्क होता है ना। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। इसमें ने एक लाइन लिख दिया, अब ये देखो, मैंने बताया था ना, फायर कॉज स्मोक एंड इट इज ऑलवेज अकंपनाइड बाय स्मोक। अभी समझाया था, अभी समझाया था, धुएं से आग, ना कि आग से धुआं। बताया था। ऑलवेज तो गलत होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। जैसे ओवन में आग लगी हो तो वहां से तो कोई धुआं नहीं होगा। माइक्रोवेव ओवन में जो आग लगी होती है, या कई बार कुछ लोगों के दिल में भी लगी हुई होती है, धुआं थोड़ी होता है वहां पे। आशिकों के भी तो लगी हुई होती है। तो ये फायर कॉज स्मोक, हाँ, और ऑलवेज अकंपनाइड बाय स्मोक जरूरी नहीं है। ये सही है कि ठीक है भाई, आ गया तो धुआं होगा, लेकिन हमेशा होगा, ये तो गलत बात है। ये तो गलत है ना। चलो। The student, after being admitted to monastery, has to renounce all the worldly and family relationship. अरे हमारे टाइम पे तो एग्जाम एकदम पटक से टाइम से होता था ऐसे। हमें तो पता होता था कि हमारा एग्जाम जून के सेकंड संडे को, दिसंबर के सेकंड संडे को होगा ही होगा। हाँ, लेकिन हमारे टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, हमारा रिजल्ट बहुत लेट आता था। हमारा रिजल्ट 4 साढ़े 4 महीने के बाद। आपका फायदा ये, आपका रिजल्ट जल्दी आता है, आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन लेट आती है। हमारे टाइम पे ऑफलाइन था ना, इस वजह से। बिल्कुल, बात बिल्कुल बराबर हुई भाई। रिजल्ट का वेट तो हो जाता है, नोटिफिकेशन का तो नहीं होता। कम से कम जब पेपर दे दिया, ये तो कन्फर्म है ना रिजल्ट आएगा। 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए। लेकिन उससे नुकसान होता है कि आप कंफ्यूज होते हो कि आगे के लिए पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो ये सिंपल होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रवचन, नया जन्म जैसे होता है ना एक तरीके से, वो वाला, ये वाला। अरे यार, हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है। देखो, हमारे टाइम पे अपनी प्रॉब्लम अपने फायदे थे, आपके टाइम पे अपनी प्रॉब्लम अपने फायदे हैं। हमारे टाइम पे सोर्स भी थोड़ी थे, हमारे टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम थी, आपके टाइम पे सोर्सेज ज्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी ज्यादा हैं। फर्क है ना। हमारे टाइम पे यूट्यूब पे ऐसे लोग आके नाचते नहीं थे, क्योंकि तब यूट्यूब को पता ही नहीं था किसी को। अरे यूट्यूब तो ये 17-18 में जब से जियो आया तब से शुरू हुई है। उससे पहले तो नेट ही इतना महंगा होता था कि हम 10 रुपए वाला वो कार्ड आता था, 35 MB डाटे वाला, वो यूज करते थे। सर आप किस सदी के हैं? मैं 17वीं सदी में था ना, तब से बैठा हुआ हूं।
कौन सी सदी? कोई बात नहीं बेटा, तुम मजे तो लो, ले लो मजे। एक बार एग्जाम की डेट आने दो, और मैं चाहता हूँ जिस जिसने मेरे मजे लिए उसका एग्जाम 8 जुलाई पहली शिफ्ट को हो। इन अ वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म द मिडिल टर्म मस्ट बी ड्यूटेड इन एटलीस्ट वन। ठीक है, ये एक वो है, क्या बोलते हैं, आपको पता है ये किसका, एक इसका फीचर है। और दूसरा, द कंक्लूजन ऑफ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन असर्टन मोर देन इट्स कंटेन्ड इन द प्रीमाइस। प्रीमाइस से बाहर नहीं जा सकता, सिंपल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, ये किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, उसका आंसर है। ठीक है जी। क्लास कब तक चलेगा? जब तक दो चार लोग ऐसे गिर नहीं जाते। एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा ना। बस 5-7 मिनट और रुक जाओ, किसी तरीके से सांस रोक रखो। वो रखा करो ना, टन टन, जब आपको लगे कि यार क्लास ज्यादा होगी, ऐसे बजा टन टन, वो ऑक्सीजन मास्क का आता है ना। पहले पता कर लेना कहीं उसमें से गैस सिलेंडर में से ना आ रही हो, बाद में पता चले कि वो एलपीजी चढ़ गई तुम्हें ऑक्सीजन के चक्कर में, जो थोड़ी बहुत सांस है वो भी निकल जाए। कुछ घरों में तो गोबर गैस वाली आती है, खतरनाक है भाई, बच के। पागलों की तरह इधर उधर टहलते फिरोगे, ये कौन सा नशा कर लिया। ये देखो, ये सिंपल था। सुजेस्ट हिम नो नो मेरिट सिंस ही वाज वंस चार्ज विद। तो किसी को किसी के कैरेक्टर पे, एड होमिनम का मतलब होता है अटैक द पर्सन, पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक, पर्सनल किसी पर्सन पे, उसके उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके पास्ट के हिसाब से उस पर्सन को क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये तो सिंपल है यार, हंसी नहीं रुक रही तो कौन कह रहा रोकने को? तुम्हारी बॉडी जिस चीज के लिए इजाजत देना उसे कर दो, लेकिन सही जगह पे। गलत जगह पे करोगे तो पिटाई भी हो सकती है। चलो आंसर निकालो फटाफट। बना दिया? ये तो सिंपल है, सुशील सा क्वेश्चन है। देखो, या तो ऑप्शन से बना लो। देखो क्या बोल रहा है, ए एंड ई आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं? अबे पागल समझा है क्या? ये तो कॉन्ट्रेरी होती हैं, तो ये तो यहां से डिलीट हो गया। बी को पढ़ो, ए एंड ओ आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ए ई आई ओ, ये तो सही है, बी तो सही है। अब डी और ई को पढ़ो, डी आई और ओ की बात कर रहा है, कॉन्ट्रेरी होता है, या आई और ओ सब कॉन्ट्रेरी? तो ये सब कॉन्ट्रेरी होता है। तो इस हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते आएगा इसी तरीके से। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आप लोगों को आएंगे, रूल देखो, रूल वही होंगे बेटा, समझ रहे हो ना? रूल वही फॉलो होंगे जो हमेशा फॉलो होते हैं, बस फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ जाएगा कि उनका पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। कई वो मैच द कॉलम में बना के पूछ लेगा, कई बार वो इस तरीके से पूछ लेगा, कई बार वो अलग अलग तरीके से। रूल रूल वही चलेंगे, रूल रूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है जी, रूल वही हो जाएगा। हाँ, बस आपने ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, ऑल नो, हिंट दे दिया, अभी नहीं बनाया ना तो बस पीट देंगे तुम्हें पकड़ के। ऑक्सीजन की जगह पे ना एलपीजी का सिलेंडर लगाएंगे तुम्हारे मुंह पे। पूछने का तरीका बड़ा मस्त है क्वेश्चन को। हाँ, दोनों फाल्च होगी, फाल्च। अरे मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, दिमाग में लगाओ। असमाप्त व्यक्ति कोरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जैसे मैंने लिख दिया ऑल ए आर बी। तो अगर मैं ए और बी का रिलेशन देखूं, ये तो सही है, लेकिन बी और ए के बीच में दूसरा रिलेशन है। समझ रहे हो ना? अभी तो पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया, ए से बी तक तो सही है, लेकिन बी से ए तक नहीं है, तो ये असमाप्त व्यक्ति कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाएगा। और अगर मैंने लिख दिया नो, नो गर्ल्स आर क्यूट, तो अब जो क्यूट का रिलेशन गर्ल्स के साथ है वही गर्ल्स का रिलेशन क्यूट के साथ है, क्योंकि आप इनको इनवर्स कर सकते हो। तो ये समाप व्यक्ति, सेम सिस्टर और ब्रदर वाला एग्जांपल आ गया यहां पे, वो दिमाग में रखिए जब भी क्वेश्चन आए, सिस्टर और ब्रदर वाले एग्जांपल को दिमाग में रखिएगा। अरे नेगेटिव का मतलब, जब यार रिलेशन की तो बात हो रही है ना, नेगेटिव हुआ तो उससे क्या है, नेगेटिव में आप चेंज कर सकते हो, बस बात खत्म। क्यों इतना लोड ले रहे हो? चलो देखें आज के हमारे कुछ महान शख्सियत। वाह भाई साहब, 26 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अंकित के 26 में से 26 सही, प्रियंका के 26, ईशान के 25, देवजनी के 25, जगप्रीत के 25, हिमांगी के 25, आयना के 25, कवित के 24, डेविल 24 और सुहासी के भी 24। अरे यार, यहां पर ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, दो चीजों के बीच में रिलेशन। असमाप्त मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव बना दिया उसको, ऑल, ऑल में एक साइड को रिलेशन होगा, दूसरी साइड पे नहीं होगा। और यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब नो, तो नो में रिलेशन दोनों साइड पे होता है। ये पूछने का तरीका बहुत था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ये, सीरियसली। तो फाइनली ये 2 दिन की क्लासेस आपकी खत्म होती हैं, अब आगे देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, अभी मुझे भी नहीं पता। कल तो मैं आधे दिन की छुट्टी पे रहूंगा, ऑब्वियसली बात है, हमने ये 2 दिन, 2 क्या 3 दिन में बहुत सारा पढ़ा है। अब कल, आज शाम को आप अपना अच्छे से पढ़िए, कल भी दोपहर तक आप अपना अच्छे से पढ़िए, कल मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा और दोपहर के बाद आपको बताता हूं कि फिर क्या। आज यूट्यूब पे आपको 2 रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है? यूट्यूब पे आप लोगों को 2 रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएंगी। एक तो वही जो स्टार्टिंग में हमने एरिक्सन वाली थ्योरी पढ़ी थी, और दूसरी भी जो भी हम मुझे लगेगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है जी? टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, कॉमर्स नेट अचीवर्स। लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डिंग आएगी, लाइव नहीं लूंगा, लाइव क्लास लेने की अभी हिम्मत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको दे